फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। बात करेंगे आज आपके एनसीईआरटी के टॉपिक की। जो टॉपिक आज की वीडियो के अंदर मैंने लिया है, उस टॉपिक का नाम है आपके जानवर और आपके कीड़ों के बारे में। आपके जो ईवीएस के अंदर पूछे जाते हैं आपके जानवर, जैसा आपका हाथी हो गया, बाघ हो गया, उसके अलावा जो आपके सांप हो गए, उसके अलावा आपके कीड़े पूछे जाते हैं। कुछ पिछली बार जो आपके ऑनलाइन के अंदर पूछे गए, जैसा आपके सहजीवी हो गए, ठीक है, उसके अलावा जो आपके ममल्स वगैरह पूछे गए, उन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके जितने भी पॉइंट है आप लोग सभी को देखते जाइए, क्योंकि यहां से भर भर के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक ये आपकी क्लास चलने वाली है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आज आपका एनसीईआरटी का, एक एक करके मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जो आपके सीटेट के एग्जाम में टॉपिक आए, इससे पहले जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था, शायद ही कोई रेयर क्वेश्चन था जो आपका पूछा जाता था। बट पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आपके काफी देखने को मिले। क्वेश्चन आपके देखने को मिले आपके ममल से, यानी जो आपके स्तनधारी जीव होते हैं, आपके रेप्टाइल से यानी सरीसृप जो आपका पूछा जाता है, आपके इंसेक्ट से यानी जो आपके कीट यानी कि जो आपके कीड़े होते हैं। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट भी पूछे गए, क्वेश्चन आपके मैच दी फॉलोइंग करके पूछे गए। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इन तीनों से शुरुआत करते हैं एक एक करके। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होते हैं इन तीनों के बारे में। शुरुआत से करते हैं बात। सबसे पहले बात करते हैं ममल्स की। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा ममल्स के बारे में, जो स्तनधारी होते हैं। सिंपल सा आपको इतना पता होना चाहिए, ममल्स वे जीव होते हैं जो दूध पीते हैं। ठीक है, दूध पीने वाले जितने भी आपके जीव होते हैं वो ममल्स होते हैं। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं, जैसे हम आप लोग हो गए, वो क्या है, ममल्स है। ठीक है, तो दूध पीने वाले जितने जीव होते हैं वो ममल्स होते हैं। गोट हो गया, बकरी हो गई, ममल्स है। गाय हो गई, भैंस हो गई। उसके अलावा सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपका चमगादड़, यानी जो आपकी बैट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके यही पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है ममल्स यानी कि आपका स्तनधारी जीव है। और मैच दी फॉलोइंग में भी सबसे ज्यादा यही आपका पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका स्तनधारी है वो कौन सा है, ये आपका चमगादड़ है। ठीक है, मैंने इसलिए इसको विशेष तौर पर इसको हाईलाइट किया है। आप लोग समझ गए ममल्स कौन से होते हैं, जो आपके दूध पीते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग भी तो पीते हैं यार। ठीक, तो आपके ममल्स हो गए। ममल्स के बारे में आप लोग थोड़ा पॉइंट और देखिए कि इनके शरीर का तापमान यानी जो टेम्परेचर होता है, वो जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसके तापमान में परिवर्तन होने के साथ, मतलब ये बदलता नहीं है। जो जैसा टेम्परेचर अंदर है सेम ऐसे रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो। ये ममल्स की कुछ निशानी होती है जो ममल्स जीव होते हैं। और कुछ क्या निशानी है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ममल्स की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि ममल्स के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। देख सकते हो हमारे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहे बाल शरीर के ऊपर, ये रहे बाल शरीर के ऊपर। ठीक है, तो ममल्स की विशेषता है। उसके अलावा कान के मध्य भाग में, ठीक है, कान के बीच के भाग में 3 हड्डियां पाई जाती है। जैसे हमारा जो कान है उसके भाग में जो बीच वाला जो भाग है उसमें 3 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? मेलियस, इनकस और स्टेपस। जो स्टेपस हड्डी है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, सबसे जो छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? स्टेपस है। सबसे छोटी हड्डी का हमारे शरीर में क्या नाम है? स्टेपस हड्डी है, जो हमारे कान में पाई जाती है। अच्छा बताओ, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? ठीक है, अब देखो एक चीज सिंपल से आप बताना, याद रखना, इस बात को माइंड के अंदर बैठा लेना। मैं सिर्फ आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। अगर मैं आपको दुनिया भर की चीजें बता दूंगा ना, आपके एग्जाम में नहीं आनी। आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दी हुई है, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी में से आना है। अगर मैं कहूंगा आपको बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फिर मैं आपको कान की संरचना के बारे में बताऊंगा, कुछ फायदा नहीं है, एग्जाम में नहीं आनी। ठीक है, ये तो जस्ट मैं इसी जनरली पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसके बारे में। उसके बाद यदि कुछ प्रजाति को छोड़ दे तो लगभग सभी जो स्तनधारी होते हैं यानी जो ममल्स होते हैं, तो वो उनके जो जंतु होते हैं वो बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वो अंडे देते हैं। ऐसे ममल्स का, ऐसे स्तनधारी का नाम आप लोग मुझे बता सकते हो जो अंडे देता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वरना आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ममल्स के बारे में जितनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो आई होप आप लोगों को पता चल गई। जब आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के उठाओगे तो सबसे ज्यादा आपको चमगादड़ वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ममल्स के बाद अब बढ़ते हैं अगले के ऊपर, अगले जीव के ऊपर, जिसका नाम आपका रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप।
नाम से पता चलो जो सरक कर चलने वाले जो जीव होते हैं सरीसृप, यानी कि जिनको कहा जाता है आपका रेप्टाइल। ठीक है, जो आपके धरती पर जो आपके सरक कर चलते हैं उनको कहा जाता है रेप्टाइल, यानी सरीसृप उनको कहा जाता है। ठीक है, आपका कछुआ। सीटेट में जो आपका सबसे ज्यादा पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना, आपका कछुआ सबसे ज्यादा पूछा गया। ममल्स में आपका सबसे ज्यादा पूछा गया आपका चमगादड़, और सरीसृप में आपका सबसे ज्यादा पूछा गया आपका कछुआ। ठीक है, उसके कछुए के अलावा आपका जो आपका छिपकली होता है आपका वो भी होता है, आपका घड़ियाल होता है, एलिगेटर होता है, आपका मगरमच्छ भी होता है। अच्छा यार एक बात बताओ, एलिगेटर में और क्रोकोडाइल में क्या अंतर होता है? ठीक है, कुछ डिफरेंस पता हो तो आप लोग बताइए। तो ये सभी क्या होते हैं, ये आपके रेप्टाइल्स यानी कि आपके सरीसृप होते हैं। इन्हीं में से एग्जामिनर कोई ना कोई एक एग्जाम्पल को उठा लेगा और फिर यही से क्वेश्चन आपको दे देगा, बताइए निम्नलिखित में से क्या ममल्स है, क्या रेप्टाइल्स है। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ लेगा। ठीक, तो ममल्स कंप्लीट हुआ और ये आपका रेप्टाइल्स यहां पर कंप्लीट हुआ। ठीक, अब बढ़ते आगे, अब बढ़ते कीट यानी कीड़ों के ऊपर। अब देखिए कीड़ों में दो कीड़े सबसे ज्यादा सीटेट वालों ने पूछे। कौन कौन से कीड़े पूछे? दो कीड़े जो पूछे, एक तो बिच्छू पूछा और एक तिलचट्टा। तिलचट्टे का नाम होता है कोकरेच। ठीक है, तो बिच्छू और कोकरेच के बारे में सबसे ज्यादा सीबीएसई वालों ने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कीड़ा है, और मैच द फॉलोइंग में भी दे दिया कि बताइए कीड़े का मिलान करना है। तो बिच्छू होता है, कीड़ा होता है, बाकी को भी देख लो भाई, मक्खी भी होता है, मच्छर भी होता है, मधुमक्खी होता है, तितली होता है, चींटी होता है, और दुनिया भर के कीड़े जितने भी आप लोग जानते हो यहां पर आप लोग लगा देना, आपको पता चल जाएगा। तो जो तीन वैरायटी थी, तीनों मैंने आपको बता दी, ममल्स बता दिया, रेप्टाइल्स बता दिया, और आपको इंसेक्ट यानी कि कीड़े बता दिए। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिले थे। ठीक, यहां पर आपको क्लियर हो गए, ये तीनों के तीनों मैंने आपको क्लियर करा दिए, और ये भी बता दिया कि पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिले थे। अब जब कीड़ों की बात हो रही है तो यार एनसीईआरटी का सबसे मशहूर कीड़ा, ठीक है, जो एनसीईआरटी का सबसे मशहूर कीड़ा है वो है आपका रेशम का कीड़ा। ये डायरेक्ट फोटो मैंने आपके एनसीईआरटी से ली हुई है। तो देखिए रेशम के कीड़े के बारे में क्या खासियत दी हुई है आपके एनसीईआरटी की बुक किताबों के अंदर। रेशम का कीड़ा क्या कहता है? रेशम का कीड़ा कहता है कि मैं अपनी मादा को, ठीक है, यानी अपनी जो उसकी पार्टनर है, मैं उसको उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से ही पहचान लेता हूं। ये कहता है आपका रेशम का कीड़ा। आप लोगों ने एक वाली मूवी देखी है सनी देओल की कि मैं तुझको तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, शायद उसमें करिश्मा कपूर थी जो हीरोइन थी, जीत मूवी थी जिसमें सलमान खान भी था। ठीक है, सनी देओल बदमाश बनता है कि मैं तुझको तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तो ये उसको उसकी गंध से पहचान लेता है जो अपनी मादा होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका रेशम का कीड़ा जो आपकी एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है। उसके अलावा एनसीईआरटी की किताब में आपका एक पॉइंट और दिया हुआ है, रेशम के कीड़े के साथ साथ एक आपकी जो चींटी होती है और जो मधुमक्खी होती है, ये तीनों के तीनों ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को, जैसे अपनी मादा हो गई या इनके जो और अन्य सदस्य होते हैं, उनको उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेशम के कीड़े तो आपको पता होगा, आपने आयु पहले भी पढ़ा होगा, बट इनके साथ साथ चींटी हो गई और मधुमक्खी होगी, ये भी उनको उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। चींटी के बारे में भी अभी वीडियो के एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां तक आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये टॉपिक आपको नया देखने को मिला, हालांकि इससे पहले सीटेट के एग्जाम में आपको पैरासाइट देखने को मिला था, बट पैरासाइट जो देखने को मिला था इससे पहले ऑफलाइन के एग्जाम में बहुत रेयरली देखने को मिला था, और ऑप्शन के अंदर ऐसा आता था छुप छुप के आता था, बट इस बार खुल के आया ऑनलाइन एग्जाम में। तो इसके ऊपर नजर डालिए, जो आपका पैरासाइट यानी जो परजीवी और जो सहजीवी है, ये होता क्या है, एक बारी में देखना समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए नजर डालते हैं परजीविता और सहजीविता, जो आपका पैरासाइट वगैरह होता है। पहले नजर डालते हैं जो आपका पैरासाइट होता है, जो परजीविता होता है वो क्या होता है। ठीक, देखिए परजीविता यानी पैरासाइट। पैरासाइट में आपको ध्यान रखना है, जो भी जीव होता है, जो पौधे होते हैं, जब वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अब ये मत कह देना कि सर हम तो आप पर आश्रित है। ठीक है यार, आप तो बच्चे हो। ठीक है, यहां पर बात हो रही है किसी जीव पर जो दूसरों का खून चूसते हैं। ठीक है, जो किसी दूसरे से फायदा लेते हैं, जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोग मुझे नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हो। तो वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, और उनसे अपना फायदा उठाते हैं। ठीक है, फायदा तो उठा रहे हो भाई, और जिन जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हो, तो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, उन्हें कहा जाता है आपका परजीवी जंतु, उनको कहा जाता है। जैसे कि
जैसे जोंक हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा जोंक जो होती है हमारे शरीर पर कहीं भी अगर लग जाएगी तो खून चूसना शुरू कर देती है। तो देखो अपने फायदे के लिए खून चूसना शुरू कर दिया, लेकिन हमें तो नुकसान पहुंचा रही है। तो ये कैसा जीव हो गया? पैरासाइट हो गया, अपने फायदे के लिए दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रहा है। और उसके अलावा जू हो गया। जू क्या हो गया? देखो हमारे उसमें बालों में चली जाएगी। पहली बात तो अपना आवास बना लिया, घर बना लिया, ठीक है, पहला फायदा ले लिया अपना। दूसरी बार अपना खाना पीना भी यहीं पर बनाती है, तो अपना तो फायदा कर रही है लेकिन दूसरे का नुकसान पहुंचा रही है। तो पैरासाइट में आपको ध्यान रखना है, जो अपने खाने के लिए, अपने घर के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, ऐसे जीवों को कहा जाता है आपका पैरासाइट। ऐसे जीवों को कहा जाता है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए यहां पर एक फोटो आपको दिख रही होगी, आपको भैंस और बगुला दिख रहा होगा। ये आपको सीटेट के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी एक फोटो दी हुई है। अब यहां पर देखो, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, देखिए बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आपने भैंस देख लिया, तो भैंस पर आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं, ठीक है। इसकी पीठ पर हो गया, कहीं पर भी बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं। तो कीड़े कैसे जीव हो गए? कीड़े हो गए आपके पैरासाइट। जो कीड़े लगे होते हैं, कीड़े कैसे हो गए? आपके पैरासाइट हो गए। कैसे पैरासाइट हो गए? ये कीड़े भैंस पर लगे होकर इसको खाते हैं, ठीक है, इसको खाते हैं, इसको चुबाते हैं यहां पर और अपना खाना बनाते हैं इससे, ठीक है। यानी इसको नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गए? ये हो गए आपके पैरासाइट हो गए, जो इस भैंस से अपना खाना बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये बगुला क्या होता है? ये बगुला भैंस के पास आके कहता है कि भैंस भैंस एक काम करता हूं, मैं इन कीड़ों को खा जाऊं, मैं, ठीक है, मैं इन कीड़ों को खा लेता हूं और तेरा फायदा कर देता हूं। भैंस कह लेते हैं ठीक है भाई अपना काम कर ले। तो बगुला आकर इन कीड़ों को खाना शुरू कर देता है। बगुला आके क्या काम करता है? इन कीड़ों को आकर खाना शुरू कर देता है। भैंस को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा ना वो, तो भैंस को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो बगुला हो जाएगा आपका सहभोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सहभोजी। मतलब ये किसी दूसरे जीव को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, ये दूसरे जीव को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो ये आपका सहभोजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। तो सहभोजी और जो आपका ये परजीवी होता है, इन दोनों में डिफरेंस को, ठीक। तो पैरासाइट आप लोग समझ गए, इसलिए मैंने शुरू में कह दिया था, मुझे पता थी कुछ बच्चे कहेंगे सर हम भी परजीवी है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं सहजीवी। सहजीवी में सिंपल सा आपको समझना है, जब दो जीव या जब दो पौधे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, क्या काम करते हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ना कि एक दूसरे को हानि पहुंचाते, तो आपके सहजीवी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका लाइकेन का एग्जांपल हो गया, तो लाइकेन का जैसा आपका एग्जांपल हो गया, उसमें आपके शैवाल और कवक हो गया, जैसे फफूंदी हो गए, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये कैसे हो गए? ये आपका आपके सहजीवी का आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए। अब बढ़ते आगे, अब बात करते हैं जानवरों के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर जो आपके एनसीईआरटी की किताबों में दिए हुए हैं। उसके बाद हम आएंगे स्लोथ के ऊपर, आपके बाघ के ऊपर, हाथी के ऊपर, इन सभी पॉइंट के ऊपर अभी बहुत बच रहे पॉइंट, ठीक है। एक एक करके ऊपर आएंगे। अगर यहां तक कुछ आपको समझ में आया तो आप लोग बताइए, ठीक है। और गंध के कारण ही एक लाइन में चलते हैं, वो पॉइंट अभी आएगा। जो चींटियां गंध के कारण एक लाइन में चलती है ना, वो भी आगे आने वाली है, ठीक है। उसके ऊपर बात करेंगे एक एक करके। मैं बता रहा हूं ना, सारे टॉपिक आज एक एक करके क्लियर कराऊंगा। अब देखिए जानवरों के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, उनके ऊपर एक एक करके नजर डालते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं, आपने देखा है जेब्रा, इसकी खाल पर जो डिजाइन बने हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो बने हैं, वह उनके बालों के रंग की वजह से बने होते हैं। अब आप लोग क्लियर देखना, आप लोग मान लीजिए फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपने जैसे पब्लिकेशन की किताब लेकर आओगे, पब्लिकेशन की किताबों के अंदर इतना मिसप्रिंट भरा रहता है, शुरू से ही चलता आ रहा था कि इनका जो डिजाइन बने होते हैं ना, ये जलवायु परिवर्तन की वजह से रहते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? जलवायु परिवर्तन की वजह से रहते हैं। अब जब मैं शुरुआत में पढ़ाने आता था, मैं कहता था कि भाई एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वो उनके बालों की वजह से रहते हैं। बच्चे कहते थे सर आपको पढ़ाना ही नहीं आता, आप गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब तो बच्चे को पता चल गया कि भाई सर सही बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे ऑथेंटिक किताब आपकी एनसीईआरटी है। इसलिए मैं किसी पब्लिकेशन को रिकमेंड नहीं करता कभी भी सीटेट के लिए। या तो एनसीईआरटी पढ़िए या नोट्स को फॉलो करिए, क्योंकि उसके अंदर एनसीईआरटी का ही मटेरियल है। आप लोग समझ रहे हो मतलब पब्लिकेशन वाले क्या काम करते हैं। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जो इनका ये जो डिजाइन बने होते हैं, वो जलवायु परिवर्तन की वजह से नहीं बनते, उनके बालों के रंग की वजह से बनते हैं, ठीक है। दिन में जो जानवर जागते हैं, वो आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। और उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक निकल कर आता है, जो आपका कई बार सीटेट के एग्जाम में आया, कि जो रात में जागने वाले जानवर है, कौन से जानवर होते हैं रात में जागने वाले? ये पेन अपने आप किधर जा रहा है भाई रात में जागने वाले जानवरों को कहा जाता है निशाचर।
निशा मतलब रात, रात्रि को कहा जाता है निशाचर। निशा में चर करने वाले, रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं निशाचर। रात में जागने वाले जानवर यानी निशाचर हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट यानी सफेद और काली चीज में देखते हैं। ये पॉइंट आपका सीटेट के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं? उल्लू होता है, ठीक है। कौन होता है? उल्लू होता है, आपका चमगादड़ होता है, और उसके अलावा रेगिस्तानी चूहा होता है, रेगिस्तानी आपका सांप भी होता है। ये वो जानवर होते हैं जो आपको रात में किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि सफेद और काली देखते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। बहुत से जानवर जो होते हैं किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे आपका छिपकली। आप लोगों का देखो अभी सर्दी आने वाली है, थोड़ी सी सर्दी शुरू हुई है, अपने घरों में देखना आपको छिपकली देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग खुद ट्राई कर लो, आपके घर में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब छिपकली अपने लंबी गहरी नींद में चली जाएगी, आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ये पॉइंट आपके सब एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। अब देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो काफी आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि कुछ जानवर जो होते हैं तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लग जाते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। इसी से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है जो आपकी एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है। यह किस्सा है आपका सन 2004 में, जब दिसंबर में क्या आई थी? सुनामी आई थी। तो सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के में अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था। यह सुनामी कहां पर आई थी? आपकी अंडमान के द्वीपों में आई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीटेट के एग्जाम में कई बार। अंडमान में जो आपका 2004 में जो सुनामी आई थी, तो वहां की जो आदिवासी जो वहां की जनजाति रहती थी, तो वहां के जो जानवर थे, पक्षी वगैरह थे, तो उन्होंने अपनी जो भाषा रहती थी, वहां पर जो जनजाति के लोग रहते थे वो तो उनकी भाषा समझ जाते थे, तो वहां पर उन्होंने इंडिकेट देना शुरू करा जानवरों ने कि कुछ गलत होने वाला है, और वहां के लोग समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो वहां से उन लोगों ने अपनी जगह खाली कर दी सुनामी आने से पहले कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खतरा है, ठीक है। तो वहां के बहुत से लोगों की जान बची, और किसने बचा दी वो जान बचाई? वहां के जानवरों ने जान बचाई। तो इसी बात को कह रहा है कि बहुत से जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अंदेशा हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है। इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो ये सुनामी आई थी 2004 में दिसंबर में आपका अंडमान के अंदर जो आपकी सुनामी आई थी, ठीक है। ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए ये पॉइंट आपका पिछली बार सीटेट के आपके ऑनलाइन एग्जाम में बहुत पूछा गया, इसलिए मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया ताकि आपको इसी से जुड़ा हुआ याद रह जाए, मतलब आपके माइंड में साथ के साथ रह जाए। एक आपका एक भूकंप और आया था जो आपके भुज के अंदर आया था, मतलब गुजरात के अंदर आया था 2001 के अंदर। इसमें भी बहुत से लोगों की जान गई थी, तो आप इसको थोड़ा रिलेट कर लेना कि 2001 के अंदर आया था आपका गुजरात में, और 2004 के अंदर आया था आपका अंडमान के अंदर आया था, ठीक है। कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक। यहां तक आपका क्लियर हुआ। उसके बाद बढ़ते आगे। आगे दिया हुआ है आपका कि जानवरों के अंदर भी देखने की, सुनने की और महसूस करने की शक्ति होती है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा भी है। जैसे अगर एक जानवर की बात करें तो है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अपनी अलग तरीके की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती है, जो डॉल्फिन मछली है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी जो राष्ट्रीय जो मछली है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जो हमारी जीव है, उसका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर रहेगा उसका। ये तो आपके सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे ह्यूमन हो गए तो बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही है। आगे दिया हुआ है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं, जैसे किसी के कान बड़े हैं, मान लीजिए हाथी के, अभी हाथी का टॉपिक आने वाला है, जैसे हाथी के कान बड़े होते हैं तो उनके सुनने की क्षमता भी अधिक होगी, ठीक है। और आगे दिया हुआ है, देखो हाथी आ गया, मतलब अभी तो पूरा टॉपिक आएगा, पहले हाथी को देखते हैं कि हाथी को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है, ठीक। यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब देखिए ये पहली बार देखने को मिला हाथी का शिकार, हाथी का शिकार कह रहा हूं, जानवरों का शिकार। इससे पहले कभी नहीं है, लेकिन पिछली बार आपका काफी देखने को मिला कि जो जानवरों का शिकार किया जाता है, तो उन जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है।
अब देखिए, जो हाथी का शिकार किया जाता है, हाथी का शिकार किया जाता है उसके दांतों के लिए। हाथी के जो दो दांत होते हैं उसके लिए हाथी का शिकार किया जाता है। और बेसिकली शिकार किया जाता है जो ब्यूटी पार्लर वगैरह के सामान आते हैं उसके लिए किया जाता है। जो आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं, जो आदमी आर्टिफिशियल दांत वगैरह लगाते हैं, उसके लिए हाथी के दांतों का मतलब शिकार किया जाता है। ठीक है, मारकर हाथी को उन दांतों को निकाल लिया जाता है। फिर उसके अलावा गैंडे के सींगों के लिए उसका जो है शिकार किया जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा पार्क फेमस है आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है आपका? यह आपका असम के अंदर है। ठीक है, असम के अंदर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका वो फेमस है, तो एक सींग के लिए उसको गैंडे को मार दिया जाता है। ठीक, उसके अलावा शेर को, मगरमच्छ को और आपके सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, उनको इसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। उसके अलावा एक और बचा आपका कस्तूरी हिरन। सीटेट के एग्जाम में हिरन की जगह पूछ लिया जाता है कस्तूरी मर्ग। मर्ग कह लो, हिरन कह लो, बात एक ही है। तो कस्तूरी मर्ग को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। देखो, जो कस्तूरी मर्ग होता है क्या होता है, उसका जो पीछे का जो मल द्वार होता है, तो वहां पर जो है एक ग्रंथि होती है। तो ग्रंथि में क्या होता है, जब इसको मार दिया जाता है तो उस ग्रंथि को निकाल लिया जाता है। बिना मारे वो निकलेगी नहीं ग्रंथि। ठीक है, बिना इसके मरे निकलेगी नहीं। तो मारकर उसको फिर परफ्यूम वगैरह के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आदमी देखो, सबसे बड़ा जानवर कौन दिख रहा है यहाँ पर? सबसे बड़ा जानवर आदमी दिख रहा है यहाँ पर। इन जानवरों को मारकर, और जिनके जो भी मतलब इनके दांत हो गए, खाल हो गई, उनसे अपना यूज यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानवर नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा जानवर आदमी है। इनको मारकर फिर अपनी चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या काम करते हैं। जब ये आदमी का शिकार करेंगे फिर आदमी रोता फिरेगा। तो यहां पर आप लोग समझ गए। अब देखिए, कुछ जानवरों की नींद की बात करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि कौन सा जो जानवर है कितना सोता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहां पर एनसीईआरटी में कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, जो गाय होती है, तो गाय सोती है आपकी 4 घंटे। ये आपके 2-2 घंटे के स्लैब दिए हुए एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके से। ठीक है, ये 2-2 घंटे के स्लैब है आपके। तो गाय सोती है आपकी कितने? 4 घंटे सोती है। जो अजगर सोता है आपका 18 घंटे। जिराफ सोता है आपका खाली 2 घंटे। और बिल्ली सोती है आपकी कितनी? 12 घंटे सोती है। ठीक है, और मैं पूरा सोता हूं 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे की नींद जरूर लेता हूं। तो इस तरीके से समझिए ये कितने कितने घंटे सोते हैं, इनको याद जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जानवर की, आपके स्लोथ के बारे में। देखिए, बहुत क्वेश्चन आपके स्लोथ से पूछा जाता है कि स्लोथ क्या होता है, और स्लोथ के बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब स्लोथ के बारे में एक एक करके नजर डालते हैं। अब देखिए क्या क्या पॉइंट आपको स्लोथ के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर पूरा आ रहा है ना। चलिए देखते हैं स्लोथ के बारे में। देखो, ये रहा आपका स्लोथ, इस तरीके से दिखता है। ठीक है, भालू जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में भालू नहीं होता है, दिखता है ऐसा ही है जैसे भालू हो। ठीक है, ये रहा आपका स्लोथ। तो स्लोथ दिखने में भालू की तरह होता है, बट ये भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। ये रहा आपका स्लोथ, ज्यादातर उल्टे लटके रहते हैं जो स्लोथ रहते हैं। ये अपने 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ठीक है, कितने? सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। और ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। इनकी एक खासियत है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते रहते हैं पूरी जिंदगी भर, जब तक उस पेड़ के पत्तों को खत्म ना कर दे। जब वो पेड़ खत्म हो जाएगा, उसके पत्ते सारे खत्म हो जाएगा, तो जो नजदीक का पेड़ होगा उसी के पास जाकर फिर उसके पत्तों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब इतना आलसी जानवर है, बस इसके क्या ही कहने। ठीक है, तो इस स्लोथ के बारे में जितनी जानकारी है। अच्छा, एक बात और सिंपल सी आपको बात बता दूं। देखिए, ये जितनी जानकारी लिखी हुई है, ये सभी वो जानकारी है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। इसके अंदर ना तो कोई जानकारी ऐड करना, ना इसके अंदर कोई जानकारी अपना कम करना। ठीक है, ना तो जानकारी ये नहीं कि गूगल से देखकर और कोई जानकारी बढ़ा दो या इसके अंदर कोई जानकारी को कम कर दो। ये सभी जानकारी आपकी एनसीईआरटी की किताबों के अंदर दी हुई है, ना तो कोई ज्यादा करनी है और ना ही इसके अंदर से कम करनी है। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर एग्जैक्ट आपको यही से पूछा जाएगा जो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। तो कोई चीज ज्यादा नहीं करनी और कम नहीं करनी। ठीक है, तो स्लोथ के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब बात करते हैं बाघ के ऊपर, बात करते हैं बाघ के बारे में क्या क्या चीज दी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं जी। देख रहे हो विनोद, कैसे कैसे लोग हैं। स्वर्ग की रानी, ये क्या बोल रहे हो भाई?
चलो भाई, सीटेट का नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और देखो, जब तक सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आपके भरे जाएंगे ना, आपका सिलेबस वगैरह हो जाएगा। क्यों? आपकी क्लासेस चल रही है, आपने नोट जो आपको नोट्स दे रखे हैं, आप तब तक उनको कंप्लीट कर लिया होगा। आप लोग अपना कंप्लीट करके बैठे होंगे, अपनी प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी, ये बात आपको पता मतलब चल जाएगी। ठीक है, जब लोगों के फॉर्म कंप्लीट होंगे, मतलब खत्म हो गए, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं बाघ के ऊपर। अब बात करते हैं बाघ के ऊपर, बाघ क्या के बारे में क्या क्या चीज दी हुई है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर तरीके से देख सकता है। उसके अलावा बाघ की जो मूछें होती है, ठीक, ये जो बाघ की मूछें आप लोग देख रहे हो, बाघ की मूछें हवा में जो कंपन होता है उसको भाप लेती है, जिससे उससे शिकार की सही स्थिति का एक्चुअल में पता लग जाता है कि शिकार किस तरह भाग रहा है, किस स्पीड से भाग रहा है। तो कंपन के प्रति ये रिस्पॉन्स कर लेता है। ठीक है, और इससे वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। ये जो मूछें होती है ना, बहुत हेल्प करती है बाघ की जो होती है। ठीक, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ देता है, और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि भाई ये तो उस बाघ का इलाका है, इसमें जाना सेफ नहीं है, वरना मेरी खैर नहीं। ठीक, आगे और बाघ के बारे में और जानकारी देखते हैं। आगे और पॉइंट आपका दिया है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है। बाघ के दोनों जो कान होते हैं, उनके बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। उसके अलावा बाघ हवा से पत्तों के हिलने, देखो कितना डिफरेंस मतलब पैदा ये पता लगा लेता है बाघ। जो पत्ते हिलते हैं और जो शिकार जो रहता है झाड़ियों के अंदर, ये पता लगा लेता है कि जो पत्ता हिला है हवा से, वो मतलब हवा की वजह से हिला है पत्ता, या जो शिकार है जैसे हिरन वगैरह, या उसकी वजह से पत्ता हिला है। तो पता लगा लेता है कि भाई मेरा शिकार है या हवा की वजह से हिला है। ठीक है, तो मतलब इतना तेज होता है, इसमें अंतर को भाप लेता है ये जो बाघ रहता है। ठीक है, ये बाघ के बारे में जो जानकारी होगी जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई थी। तो बाघ आपका खत्म हुआ। अब बात करते हैं हाथी के बारे में, नंदू हाथी के बारे में बात करते हैं, जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंदू हाथी के बारे में क्या क्या पॉइंट आपका दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको दी हुई है। हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं, आप लोगों ने देखे ही है कितने बड़े बड़े कान होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 केजी तक का वजन का होता है, और एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ठीक है, उसके अलावा हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक हाथी सोता है। ठीक, अभी और जानकारी है इनके बारे में, बहुत सारी जानकारी हाथी के बारे में दी हुई है। आगे देखते हैं। हाथी जो होते हैं वो परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ये नहीं कि मतलब छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे ये बाघ वगैरह शिकार करने आते हैं तो बाकी के जानवर छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई तेरा होगा, हम तो जान बचाकर भाग जाए। ठीक, ऐसा हाथी बहुत कम करता है। उसके अलावा हाथियों के जो झुंड होते हैं उसमें केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं, और इस झुंड में 10 या 12 हथनियां और बाकी बच्चे होते हैं। और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। और 14 से 15 साल तक का जो हाथी होता है, जो नंदू जो रहता है, ठीक है, इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर आपका चला जाता है। तो ये हो गई हाथी के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। ठीक है, अब हाथी के बारे में, हाथी के बाद बात आ गई है आप लोगों की। अब देखो आपके बारे में क्या क्या जानकारी दी हुई है। अच्छा, ये तो लंगूर की बात आ गई। ठीक है, चलो भाई लंगूर के बारे में देखते हैं क्या क्या बात दी हुई है। चलो देखते हैं क्या क्या है लंगूर के बारे में। तो लंगूर में, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को मैसेज देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। पता है लंगूर का क्या काम रहता है? ये पेड़ पर बैठा रहता है, और पेड़ पर जैसे कोई शेर आया या कोई बाघ आया, तो जैसी कोई इस तरीके की मतलब चेतावनी आती है, ठीक है, कोई अलर्ट डेंजर कोई आता है, इस तरीके का जानवर आता है, तो अपनी आवाज निकालता है, और जो बेचारे छोटे जानवर होता है उनको मैसेज दे देता है कि भाई भाग जाओ, आ गया तुम्हारा काल, जल्दी जल्दी निकल जाओ। तो इस तरीके से मैसेंजर का काम करता है, मुखबिर का काम करता है कि जल्दी निकल लो भाई, आ गया, ठीक है, वरना गए तुम लोग। तो ये काम करता है लंगूर, ये वाला काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुत्ते की। तो देखिए कुत्ते के बारे में क्या क्या चीज आपको दी हुई है। कुत्ते के बारे में दिया हुआ है कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई है, सबको पता है भाई कितने इनके इलाके बटे हुए हैं। ठीक है,
और उसके अलावा दिया हुआ है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, ठीक है, और आपस में कितनी इनकी घनघोर लड़ाई होती है सभी को पता है, ठीक। और उसके अलावा कुत्ते के बाद बात करते हैं चूहे की। अब देखो कुत्ते को एक जगह और है, जैसे एंटी बम स्क्वाड रहते हैं या बहुत जगह पर कुत्तों की हेल्प भी ली जाती है, सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा इनके अंदर रहती है, जैसे बम वगैरह कहीं पर इंफॉर्मेशन मिली तो वहां पर इनकी हेल्प ली जाती है क्योंकि सूंघने की क्षमता तेज रहती है, या किसी को इन्वेस्टिगेट करना है या कोई चोरी करके भाग गया उसका कुछ क्लू मिल गया तो इनको वो सुंघाया जाता है, जो भी उसका मतलब कुछ क्लू मिलता है। तो बहुत जगह इनकी हेल्प ली जाती है, पुलिस में ली जाती है, आजकल आर्मी वगैरह के अंदर इनकी हेल्प ली जा रही है। तो मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जानवर है जो आपका कुत्ता है, ठीक है। एक हमारी गली वगैरह के अंदर ही है, ठीक है। मेरे भाई को ही काट लिया कुत्ते ने, बाइक के ऊपर आ रहा था। चलो आगे बात करते हैं चूहे के ऊपर। देखो चूहे के बारे में क्या बात दी हुई है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन इनके सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। सभी को पता है चूहे के बारे में क्या क्या बात है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अब बात करते हैं जो इनके दांत है, ठीक है, कुछ जानवरों के दांतों के बारे में बात करते हैं और कानों के बारे में। पहले बात करते हैं मगरमच्छ के। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, देखो दिखेंगे भी नहीं आपके, मगरमच्छ के कान देखे किसी ने, ठीक है, ट्राई करना थोड़ा इसके नजदीक जाकर, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। और जो आपका छिपकली होती है इसके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, इसके भी नहीं दिखेंगे, मैंने कहा ना अभी तो आपको दिखे भी नहीं, ये आपकी सर्दियों में चली जाती है, खास मौसम में जो जाने वाली जो आपका जीव है वो आपका छिपकली होती है। जो मछलियां होती है वो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है, ये आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसे देती है, बिजली तरंगों के माध्यम से क्या देती है, मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को देती है। दूसरी बात है जो मछलियां जो श्वसन करती है, जो ऑक्सीजन लेती है, वो कैसे करती है, वो करती है आपका गलफड़ों की हेल्प से, ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे लेती है, आपका गलफड़ों की हेल्प से लेती है। अब देखिए क्या होता है, जो पानी होता है, पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो गलफड़े जो होते हैं गलफड़ों की हेल्प से पानी को अंदर लेती है, और पानी को अंदर लेने के बाद जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है वो गलफड़ों की हेल्प से, गलफड़ों के प्रोसेस से उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेती है, ठीक है, इसलिए बिना पानी के मर भी जाती है, ठीक है। तो गलफड़ों के द्वारा ही अपनी श्वसन प्रक्रिया को चलाती है, ठीक। तो बिजली तरंगों के माध्यम से खतरों की चेतावनी एक दूसरे को देती है, ये मछलियों के बारे में पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं गिलहरी की। देखिए गिलहरी के बारे में देखते हैं क्या देते हैं। गिलहरी के दांत, ये सीटेट के एग्जाम में पिछली बार, ऑनलाइन एग्जाम में कई बार आ गई गिलहरी, ऑफलाइन में तो बहुत बार आती थी, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में भी पिछली बार देखने को मिली, बीच में कहीं चली गई थी गिलहरी। गिलहरी के जो दांत होते हैं आप लोग देख रहे हो ना, ये आगे वाले जो ये दो दांत है, ये वाले जो दो दांत है, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत जो होते हैं ये घिस जाते हैं। आपको इनके दांत पर विशेष जोर देना है, जब आप लोग देखोगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, गिलहरी कई बार आपके एग्जाम में आई हुई है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब गिलहरी के ऊपर बात करते हैं बिल्ली के दांतों के ऊपर। देखो बिल्ली के दांत देखो, तो बिल्ली के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, आप लोग देख ही सकते हो बिल्ली के दांत, ये रहे नुकीले, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, ये बिल्ली के दांत हो गए, ठीक। अब देखो आगे कौन से जानवर के दांत है, ये आपके गाय के दांत। तो गाय के जो आगे के दांत है, जो ये वाले दांत आप लोग देखते हो, ये वाले, ठीक, जो गाय के जो आगे के दांत है वो पत्तों को सिर्फ काटने के काम आते हैं, लेकिन जो पीछे के दांत है, जो पीछे के ये वाले दांत है, ठीक, जो पीछे के दांत है वो चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ हैवी चीज को काटने या चबाने के लिए होते हैं गाय के जो पिछले दांत है। अब देखिए गाय की जब बात हो रही थी तो इसके अंदर एक वर्ली जनजाति होती है। अब बेसिकली आपके एनसीईआरटी के अंदर, आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके स्टेट होते हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, XYZ जितने भी आपके स्टेट होते हैं। तो जैसे आप लोग जब महाराष्ट्र के बारे में पढ़ोगे एनसीईआरटी किताब के अंदर, या जो मैंने अपने नोट्स दे रखे हैं, तो उसी के अंदर आपको वर्ली पढ़ने को मिलेगा। तो वर्ली कहां पर पढ़ता है, आपका वर्ली पढ़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। चाहता तो मैं इसको वहीं पर पढ़ा देता, बट यहां पर गाय की बात हो रही थी, और पिछली बार ये क्वेश्चन आपका ऑनलाइन एग्जाम में आ गया, आज से पहले नहीं आया था, लेकिन पिछली बार ये क्वेश्चन आपका ऑनलाइन एग्जाम में आ गया। तो महाराष्ट्र के अंदर एक वर्ली जनजाति है, ये आई थिंक मुंबई के आसपास में ही ये जनजाति है, वर्ली जनजाति। तो वर्ली जनजाति के लोग वर्ली कला के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, वर्ली कला वहां पर बहुत फेमस है, पेंटिंग वगैरह, चित्रकारी वगैरह बनाते हैं वहां के लोग। लेकिन जो वर्ली कला ये जो बनाते हैं उसमें ये क्या काम करते हैं,
गाय का जो गोबर होते हैं उसका भी यूज करते हैं, मिट्टी का जो होती है उसका भी यूज करते हैं, और उनसे इस चित्रकारी को इसको बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा यार इस पॉइंट को इसी के अंदर ले दूं, जब कभी महाराष्ट्र वगैरह का यूज होगा तो वहां पर उसको बता दूंगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को मैंने गाय की वजह से यहीं पर ऐड कर दिया। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे वर्डली के बारे में, जब वो चैप्टर आएगा तब बता दूंगा, वरना नोट्स के अंदर आप लोग पढ़ लेना वर्डली के बारे में जो महाराष्ट्र के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक।